नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट से, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई फटाफट, ठीक है। और आपके लिए आपको पता है रोजाना 12 बजे क्लास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिएगा, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख दुर्ग। दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दुर्ग होते हैं, और आज हम मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। तो कंप्लीट आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जिनको भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ना है, साथ में दुर्ग कौन कौन से होते हैं ये जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और साथ ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्गों को शामिल किया गया है, कौन कौन से दुर्ग है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं, ठीक है मित्रों। चलिएगा, लीजिएगा, ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण डिटेल, एक एक डिटेल बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो तो लीजिएगा, ये रहा आप लोगों के लिए डिटेल। तो यहां पर देखेंगे प्रमुख दुर्ग और किले, प्रमुख दुर्ग और किले। तो इसमें बात करूंगा मैं। तो देखो, सबसे पहले शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में किलों को भी एक माना गया है। अब आपको और क्या पढ़ना है वो बता देना मुझे लगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग इंपोर्टेंट है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में किलों को भी एक जो है माना गया था, ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है शुक्र नीति ने किलों को कितने भेदों में बांटा है, किलों को कितने प्रकार का बताया है कि 9 प्रकार के किले होते हैं, ये जो बताया था शुक्र नीति के अनुसार। और ये बार बार में आता है शुक्र नीति से महत्वपूर्ण प्रश्न, हर पेपर में आपने देखे होंगे। देखो यहां पर आप लोग, एरण दुर्ग, एरण दुर्ग किसको कहते हैं? एरण दुर्ग उसको कहते हैं जो खाई कांटों पत्थरों से निर्मित जिसके मार्ग दुर्गम बने हो, उनको बोलते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग समझ गए। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो, उसको पारिक दुर्ग बोलते हैं जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो। आगे मैं बात करूंगा यहां पर पारिद दुर्ग, क्या होगा, पारिद दुर्ग, चारों ओर ईंटें हो, पत्थर हो, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारें हो, परकोटे हो, उनको बोलेंगे पारिद, जिनके चारों ओर क्या हो, परिधि हो। आगे बात करेंगे वन दुर्ग। वन दुर्ग, वन दुर्ग मतलब चारों ओर जिसके कांटेदार वृक्षों का क्या हो, समूह हो, उसे वन दुर्ग बोलेंगे। और धान्य दुर्ग, चारों ओर रेतीला मरुस्थल हो, जैसे जैसलमेर का किला हो गया, वो धान्य दुर्ग का उदाहरण है। जल दुर्ग, जल दुर्ग का अन्य नाम एक और मिलता है ओदक दुर्ग। क्या नाम मिलता है? ओदक दुर्ग। जल दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, ओदक दुर्ग भी बोलते हैं। बात बताऊं आपको, तो देखो ओदक दुर्ग किसको बोलते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर बहुत दूर दूर तक जल राशि हो, मतलब जो जल के बीच में, जैसे गागरोन का किला नहीं है क्या, वेस्टकोटगढ़ का किला नहीं है क्या, ये जल दुर्ग के उदाहरण है। गिरि दुर्ग, तो गिरि दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पे बना हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये गिरि दुर्ग का उदाहरण है। आगे बात करें सैन्य दुर्ग, व्यू रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त हुआ जो अभेद हो, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैन्य दुर्ग। आगे बात करूं साय दुर्ग, जिसमें सूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं, उसे बोलेंगे साय दुर्ग। तो 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं शुक्र नीति के अनुसार। अब बात करेंगे यहां पर शुक्र नीति ने सैन्य दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो शुक्र नीतिकार ने सैन्य दुर्गों को क्या बताया है, बहुत बार पेपर में आया है कि सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा दुर्ग होता है, शुक्र नीति में बताया गया है सैन्य दुर्ग सबसे अच्छा होता है। समझ गए। चलो अब यहां पर अपन देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया है। इन्हें याद रखने की ट्रिक है, गाजर आम, गाजर आम। और बताइए क्या हो सकते हैं, और ये ट्रिक में क्या, चीकू गाजर आम होता है दोस्तों। मैं वही तो सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है ट्रिक में। तो चीकू गाजर आम, तो आप कैसे याद रखोगे, चीसे चित्तौड़गढ़
कुछ यहाँ चित लिखा हुआ है, से चित्तौड़गढ़, कुछ कुंभलगढ़। जो आज हम किला पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़, ये जो है यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल है। आगे बात करें गा से गागरोन, और ज से जैसलमेर, और र से रणथंबोर, आम से फिर आमेर हो जाएगा। इस प्रकार ये 6 किले हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं 2013 में। चीकू, गाजर, आम, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिससे आपका एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा कभी भी, कहीं भी, ये गारंटी के साथ आपको मैं बता देता हूं। ठीक है ना? तो आपको इनको अच्छे से देखना है। चित्तौड़गढ़ का किले के बारे में एक एक बात मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो देखो, आज आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी, इसके लिए तो ऐसे समझ चाहता हूं, पर आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो यहाँ पर किले के संदर्भ में प्रचलित लोकोक्ति, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में एक बात कही गई है, एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किस किले के बारे में कहा गया है? ऐसा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया है। आगे जो बात है स्थिति के बारे में है कि अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल पर निकट अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़। तो ये स्थिति है चित्तौड़गढ़ के बारे में। अच्छे से याद रखना कि गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे पे है, अरावली की एक पर्वतमाला है, कौन सी? मेसा का पठार, उसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। इनसे प्रश्न आया है, रेल मार्ग से अब तक कोई प्रश्न नहीं आया है। आगे बात करूंगा यहां पर आपके लिए सामरिक महत्व। तो चित्तौड़गढ़ किला का सामरिक क्या महत्व है? तो दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। उपनाम क्या है चित्तौड़गढ़ के किले का? राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, चित्रकोट। तो ये 3 नाम है, इंपोर्टेंट है उपनाम इसके। अधिकार या आधिपत्य की बात करेंगे अपने, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे तो मौर्य वंश के मान मोरी से, मौर्य वंश के मान मोरी से 8वीं शताब्दी में गोइल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस पर अधिकार किया था। तो ये आपको याद रखना है। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के नियंत्रण में चला गया। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। आगे बात करूं, 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः गोइलों ने आधिपत्य किया। ये भी याद रखने की नहीं है, पर रख लेना। अब आगे देखेंगे, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से बताने वाला हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट से यहां पर प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए। तो देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हस्तगत किया, और आपको पता है 1303 में यहां पर क्या हुआ था? सबसे पहला साका भी हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात कर रखूंगा यहां पर, तो 1326 ईस्वी में सिसोदा के राणा हमीर ने चित्तौड़ में पुनः गोहिल सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठापित किया। ये भी याद रख लेना। 1568 से 1615 तक किलों मुगलों के अधिकार में रहा। तो 1568 से लेके 1615 तक ये किसके अधिकार में रहा? मुगलों के अधिकार में रहा। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि के, और आपसे बहुत बार प्रश्न आता है कि 1615 में क्या हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। परिणाम स्वरूप गोइलों को यह जो है किला वापस मिल गया था। आगे देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण घटना या बोले तो साके। तो चित्तौड़गढ़ में अब तक 3 साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ पे सबसे अधिक साके हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। एक साका तो 1303 में हुआ है, पद्मिनी ने जौहर किया था उस समय, और गोरा बादल की यहां पर जबरदस्त लड़ाई की थी, और इन्होंने क्या कर लिया था? साके किए थे इन्होंने। याद रखना, पद्मिनी ने जौहर किया था। आगे बात करूंगा 1534 में, बहुत बार प्रश्न आता है कि पहले साके में जौहर किसने किया था? पद्मिनी ने। 1534-35 में राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का जौहर और देवलिया के रावल बाग सिंह ने केसरिया किया था। यह भी बहुत बार आता है कि दूसरा साका में जो है जौहर किसने किया था? तो रानी कर्णावती ने किया था। और केसरिया किसने किया था? देवलिया के रावत बाग सिंह ने किया था केसरिया। और यह दूसरा साका कब हुआ था?
1534-35 में। आगे बात करूंगा 1567-68 में जयमल व फत्ता की पत्नियों ने जोर किया और इन साहसिक वीरों का बलिदान हुआ था यहां पर, याद रखना। तो ये तीसरा शाखा है, ये दूसरा शाखा, ये पहला शाखा। अब आगे देखो निर्माण से संबंधित जानकारी, प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, तो क्या है ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद, ये इंपोर्टेंट है, ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा, उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। ये वाली बात इंपोर्टेंट है, आप तो ये याद रखो। आगे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, एकमात्र दुर्ग जिसमें भी खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर दर्शनीय स्थल क्या क्या है, बहुत बार ये भी प्रश्न आता है ना कि यहां पर दर्शनीय स्थल भी है, तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उनके ऊपर भी थोड़ा देख लिया जाए। तो दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ महल है, चित्तौड़गढ़ में कुछ महल है, कौन कौन से हैं, पद्मनी महल है, कुंभा महल है। बहुत बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा महल है चित्तौड़ में, पद्मनी महल, कुंभा महल, रतन महल, आहड़ा हिंगुल का महल, गोरा बादल के महल, जयमल और फत्ता की हवेलियां, बामाशाह की हवेली, सलोम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली। वेरी इंपोर्टेंट है ये 9 के 9 महल आपको याद रखने हैं। मंदिर की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी मंदिर से कि कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर कहां पे है। ये आपको पता है विष्णु का वराह अवतार है, और यहां पर श्रृंगार चौरी का मंदिर है, श्रृंगार चौरी या श्रृंगार चौरी जैन मंदिर भी है। तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये आता है, ये याद रखना। नोट लगा के यहां लिखा हुआ है कि श्रृंगार चौरी का मंदिर जैन मंदिर यहां पर ही है, और अकादमी में भी ये बात लिखी हुई है, ये सारी देखो बुक वगैरह में बताई गई है। तो यहां पर श्रृंगार चौरी का महल है, जैन मंदिर है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, श्रृंगार चौरी का निर्माण महाराणा कुंभा के भंडारी कोषाध्यक्ष वेलोक ने करवाया था, याद रखना। कालिका माता का मंदिर भी यहाँ पे है, तुलजा भवानी मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तुलजा भवानी का वेरी इंपोर्टेंट है, इसको मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। जटाशंकर मंदिर, मीरा मंदिर बहुत बार प्रश्न आया मीरा मंदिर से, याद रखना। कुंडलेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर मुख्यतः 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा निर्मित है, और ये सूर्य मंदिर है, अच्छे से याद रखना, बहुत बार सूर्य मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है थोड़ा सा कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है। चलिए आगे बात करूं, यहां तो समिदेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में परमार शासक भोज द्वारा बनवाया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि समिदेश्वर मंदिर कब बना था, 11वीं शताब्दी में, किसने बनाया था, तो परमार शासक भोज द्वारा बनाया था। 1428 में महाराणा मोकल द्वारा जीर्णोद्धार कराने के कारण इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। आगे देखोगे यहाँ तो परमार भोज ने यहाँ पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनवाया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः तोड़वा डाला। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। जो इंपोर्टेंट है वही देखेंगे अपन। जलाशय कौन कौन से यहाँ पर, तो जो इंपोर्टेंट है वो बता देता हूं आपको। कुंभ सागर तालाब याद रखना, और जाली बाव भी याद रखना, है ना, ये इंपोर्टेंट है। केवल कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ के बारे में जान लो, ये इंपोर्टेंट है पूरा का पूरा। तो कुंभा द्वारा निर्माण करवाया, 9 मंजिला है बिल्कुल। इसके वास्तुकार थे जेता नापा पोमा पूंजा, जेता नामा पोमा पूंजा, याद रखना। आगे बात करूं, इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा सौरभ सिंह ने, और भगवान विष्णु को क्या है ये समर्पित है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं। आगे देखेंगे तो विजय स्तंभ के मूर्ति शिल्प को है, ये भीतर और बाहर मूर्तियों से सजा हुआ है। ये प्रश्न आज तक नहीं आया, जो प्रश्न आया हुआ है ये आया हुआ है। कई विद्वानों ने इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया हुआ है। एक व्यवस्थित संग्रहालय में और मूर्ति का विश्वकोश भी से कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है। मूर्तियों का अजायब घर या विश्वकोश किसको कहते हैं, विजय स्तंभ को। और क्या इंपोर्टेंट है इसमें,
हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि तीसरी मंजिल पर विरंची जयंत नारायण पितामह की मूर्तियां व 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 9 बार जो है तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 9वीं मंजिल, 9वीं जो मंजिल है ना, 9वीं मंजिल गिरने, बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने के कारण महाराणा स्वरूप सिंह तथा फतेह सिंह के काल में इसका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ था। यहाँ पर बिजली गिर गई थी, 9वीं मंजिल है, तो इसका दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया था। और इसका निर्माण 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीत गए थे ना मोहम्मद खिलजी प्रथम को हरा करके, इसी के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था 1437 में। तो याद रखना किसकी खुशी में? सारंगपुर युद्ध जीतने की खुशी में। ये बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे देखो विजय स्तंभ के बारे में महत्वपूर्ण कथन, कथन क्या है? तो महत्वपूर्ण कथन देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है ना वही बताऊंगा मैं। हाँ ये याद रखना विजय स्तंभ संस्थानों का प्रतीक चिन्ह कहां कहां पे लगा हुआ है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान में लगा हुआ है, राजस्थान पुलिस का लोगो है, अभिनव भारत यानी कि वीर सावरकर की क्रांति संस्था है, ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी दोनों। इसके अलावा यहाँ पे विजय स्तंभ के अलावा जैन कीर्ति स्तंभ भी है। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है। क्या है? 11वीं 12वीं शताब्दी में बगेरवाल जैन जीजा शाह द्वारा बनवाया गया यह 7 मंजिला है। याद रखना विजय स्तंभ 9 मंजिला है, यह 7 मंजिला है। और किसने बनवाया था? जैन जीजा शाह द्वारा। और यह प्रथम जैन तीर्थकर जो आदिनाथ जी है ना उनको समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ ये याद रखो प्रवेश द्वार, इसके चित्तौड़गढ़ में कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है, जो क्रमशः कौन कौन सा है? पांडल पोल है, भैरव पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल और गणेश पोल, ये याद रखना। पांडल पोल में आप प्रवेश करते हैं तो उसे पूर्व देवलिया बाघ सिंह का स्मारक लगा हुआ है, याद रखना। और भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां लगी हुई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे आपके चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट थे मैंने आपको करवा दिए। ये फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि यहां से हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है और आप लोगों को क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से हल करना है, क्योंकि यहां से सीधा सीधा आपके पेपर में हूबहू प्रश्न टिपकने वाला है। ठीक है ना? तो चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया है आज हम लोगों ने, और जो भी बचेगा मैं ऐसे आपको धीरे धीरे करवा दूंगा, ये कोई काम के नहीं है नीचे, है ना? जो काम के थे मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है ना? ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड, प्लस मैंने आपको यूनेस्को के 6 किले बताए, और मैंने शुक्र नीति के अनुसार सबसे बेस्ट किला कौन सा है, शुक्र नीति में कितने किलो की चर्चा की गई, ये बातें मैंने आपको बताई इसमें। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अब मेरा मन कर रहा है कि आपको किसी दिन कुंभलगढ़ का किला करवा दूंगा, जोधपुर का करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है ना वही करेंगे। कुंभलगढ़, जोधपुर और जयपुर का भी कर लेंगे, बस ये कर लेंगे ना, तो 4 किले हो जाएंगे। यहां से प्रश्न आ जाएगा आपके पेपर में, चिंता मत करो, है ना? मेरे को पूरा विश्वास है कि यहां से आ जाएगा। उसके अलावा और भी तो करने हैं अपन को। 12 बजे वाली क्लास मतलब जबरदस्त क्लास, ठीक है? ये 12 बजे बहुत जबरदस्त क्लास होती है आपके लिए। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।